देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है और उसमें टाइप कितने होते हैं। और उसमें हम कुछ टाइप के बारे में डिस्कस कर दिए थे, जैसे बर्डिंग हो गया, उसके बाद बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, और उसके अलावा दो तीन और टॉपिक डिस्कस कर दिए थे, जैसे फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, तो स्पोर फॉर्मेशन में दो तरह का हम बताए थे कि स्पोर फॉर्मेशन होता है। एक होता है जू स्पोर फॉर्मेशन, और दूसरा होता है ए प्लानो स्पोर फॉर्मेशन। देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जू स्पोर और ए प्लानो स्पोर में सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस इसका मतलब क्या होता है कि देखो, जू वर्ड आता है एनिमल के लिए, और एनिमल जो होता है मोटाइल नेचर होता है, जबकि ए प्लानो स्पोर नॉन मोटाइल नेचर होता है। तो जू स्पोर कैसा हो गया? मोटाइल नेचर। ठीक, और ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल नेचर होता है, नेचर। ठीक, तो ये मोटाइल नेचर हुआ और ये नॉन मोटाइल नेचर। अब दूसरा कंडीशन, अगर दूसरा पॉइंट देखें तो जूस्पोर जो होता है और ए प्लानोस्पोर कब बनता है, इसका कब फॉर्मेशन होना चाहिए। जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, तो या तो जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है या तो ए प्लानोस्पोर का। तो जूस्पोर तभी फॉर्म होगा जब कंडीशन फेवरेबल होगा। कंडीशन रेबल होगा, ठीक है, कंडीशन फेवरेबल। लेकिन ए प्लानोस्पोर तब फॉर्म होगा जब कंडीशन अनफेवरेबल, ठीक है। तो कंडीशन अनफेवरेबल जैसे कि सिंपल सा स्ट्रेस कंडीशन, और स्ट्रेस कंडीशन में एक कंडीशन आता है ड्रॉथ। ठीक है, अगर सपोज करो कोई ऑर्गेनिज्म है और वो पाया जा रहा है पानी में, और कोई तालाब है, उस तालाब में कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, लेकिन अचानक से उस तालाब की पानी सूखने लगे। ड्रॉथ मतलब सूखा आना। तो अगर तालाब का पानी सूखने लगेगा तो जो भी ऑर्गेनिज्म उस तालाब में रह रहे हैं तो अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म शो करेंगे जिससे कि उस सूखे के कंडीशन को एडाप्ट कर ले या उसको शॉर्ट टाइम के लिए छोड़ दें। तो उसके लिए यह क्या करता है कि अपने अंदर एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, एक कवरिंग बनाता है, ऐसे कई सारे लेयर का कवरिंग बनाता है। ठीक है, और उसी कवरिंग में कई सारे स्पोर को रखता है। ठीक है, ये जब सूखा पड़ा है तो ये क्या किया, अपने बॉडी को एक कवर के थ्रू ढक लिया, और उसी में कई सारे छोटे छोटे स्पोर रखते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये स्पोर रिलीज होते हैं और रिलीज होकर नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं। तो ए प्लानोस्पोर देखो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, जबकि सेक्सुअल, अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता, ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन मेथड होता है। ये क्या हो गया, इट इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, ये डिफेंस मैकेनिज्म शो कर रहा है, जबकि ये नहीं, ये सिंपली रिप्रोडक्शन मेथड होगा। इसमें कई सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे तुम लोग सिंपल सा नाम सुने होंगे, क्लैमाइडोमोनास।
ठीक है। और भी कई ऑर्गेनिज्म आते हैं तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। इसके अलावा अगर एप्लेनोस्पोर की बात करें तो जितने भी फंजाई होते हैं, ठीक है, सिंपल सा जैसे म्यूकर, राइजोपस, ठीक है, ये एग्जाम्पल आते हैं कैसे, किसमें, एप्लेनोस्पोर में। तो स्पोर फॉर्मेशन में हम लोग दो तरह का पढ़ते हैं, एक जू स्पोर फॉर्मेशन और एक एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन। जो जू स्पोर फॉर्मेशन होता है वो मोटाइल नेचर, कंडीशन फेवरेबल होना चाहिए और सिंपली ये रिप्रोडक्टिव मेथड होता है। और इसमें एक एग्जांपल याद रख लेना, क्लेमाइडोमोना। होता बहुत सारे एग्जांपल है लेकिन तुम लोग एक याद कर रखो। और भी कई जगह तुम लोग 11th के क्लास में पढ़े होंगे जू स्पोर फॉर्मेशन कहाँ पर देखने। दूसरा एप्लेनोस्पोर, ये नॉन मोटाइल नेचर होता है, कंडीशन इसका अनफेवरेबल होता है। एग्जांपल स्ट्रेसफुल कंडीशन, उसमें एक एग्जांपल ड्रॉथ आता है और ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म को शो करता है। और इसका एग्जांपल म्यूकर और राइजोपस आता है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल इसमें याद कर लेना। तो ये हो गया एसेक्सुअल का नेक्स्ट मेथड। अब इसके बाद दूसरा जो मेथड आएगा, इसके बाद जो अगला मेथड आएगा, अगले मेथड में हम बताए थे कोनिडिया फॉर्मेशन के बारे में। अगला जो मेथड है वो कोनिडिया फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। देखो नेक्स्ट आएगा और इसमें एक एग्जांपल याद रख लेना, पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम हम ऑब्टेन करते हैं पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, और सबसे पहले इसको यूज किया गया था, यूज्ड इन फर्स्ट टाइम यूज्ड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। और इसको जो बनाए थे या जो ऑब्जर्व किए थे, इसको आइसोलेट किए थे, उसका नाम था आइसोलेटेड बाय, कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया था इस एंटीबायोटिक का। ठीक, अब जब पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर देखोगे तो पेनिसिलियम में कई सारे पार्ट होते हैं। ये स्ट्रक्चर है, और इसी के ऊपर इस तरह से अरेंज होता है कोनिडिया, पहले स्मॉलर फिर लार्ज। ये अरेंजमेंट शो करता है और इसका नाम होता है, सबसे पहले ये कोनिडियोफोर रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है। कोनिडियोफोर के ऊपर प्रेजेंट होता है ये स्ट्राइगमेटा, और ये रिप्रेजेंट करता है कोनिडिया को। ये यंगर कोनिडिया होता है और ये आता है ओल्डर। ठीक है। अगर देखो कोई पार्ट, अगर बेस, अगर हम इसको मान लें कि ये हमारा बेस है, ठीक है, और ये हमारा एपेक्स है। अगर बेस पर यंगर हो और एपेक्स पर ओल्डर हो तो ऐसे कंडीशन या ऐसे अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट। और ये एक बार पूछ चुका है कि कोनिडिया का जो अरेंजमेंट होता है पेनिसिलियम फंजाई में वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। तो कोनिडिया का जो अरेंजमेंट होता है वो बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है। ठीक है। तो बेसिपिटल में होता क्या है, यंगर एज बॉटम और ओल्डर एट अपेक्स रीजन। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कोनिडिया के स्ट्रक्चर। अब होता क्या है कि जो ओल्डर होता है यही डिटैच होता है, डिटैच फ्रॉम बॉडी एंड डेवलप न्यू पेनिस। ठीक है। ये बॉडी से डिटैच हुआ और नया पेनिसिलियम बना दिया। तो होता क्या है कि सिंपली ये जितने भी, जैसे पेनिसिलियम जो बैक्टीरिया होता है जनरली इसी के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। होता क्या है कि जो इसका यंगर होता है वो बेस पर रहता है और ओल्डर अपेक्स पर रहता है, और जो ओल्डर होता है वो मैच्योर होता है, इसीलिए ये डिटैच होता है बॉडी से, और जैसे ही डिटैच होता है तो वो बॉटम पर जाता है और वहां से एक नया पेनिसिलियम का डेवलपमेंट करता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है कोनिडिया का फॉर्मेशन। तो ये इतना याद रखना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जिम्यूल फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जिम्यूल फॉर्मेशन। ठीक है। हाँ, तो देखो जिम्यूल फॉर्मेशन में हम सिंपली ये कब बनेगा, जैसे हम तुमको बताए थे ए प्लानोस्पोर कब बना, जब अनफेवरेबल कंडीशन है। उसी तरह सेम जिम्यूल फॉर्मेशन कब बनेगा, जब कंडीशन अनफेवरेबल। ठीक है। कंडीशन अनफेवरेबल होगा तो होगा क्या कि जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, सच एज स्पंज। ठीक है। स्पंज में देखोगे होगा क्या कि कुछ एक कवरिंग बनाएगा इस तरह से, बहुत थिक कवरिंग रहेगा, और ये थिक कवरिंग है, और इसी थिक कवरिंग में कई सारे स्पाइकलेट होते हैं इस तरह से, स्पाइकलेट है। ठीक है। और इसी स्पाइकलेट के, ये जो थिक कवरिंग है, इसी थिक कवरिंग के अंदर छोटे छोटे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, या स्पोर
एक्यूमुलेट होते रहे। ठीक है, कब बना? जब कंडीशन अनफेवरेबल है। लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल होगा, जब होगा इफ कंडीशन फेवरेबल, अगर कंडीशन फेवरेबल है तो ये पोर्शन कहलाता है आस्कुलम। ठीक है, और इसी आस्कुलम को डिग्रेड करता है, और जैसे ये डिग्रेड होगा तो जितने भी स्पोर हैं बाहर रिलीज होंगे। तो होगा क्या? डिग्रेडेशन ऑफ आस्कुलम एंड रिलीज स्पोर। ठीक है, स्पोर्स को रिलीज किया, और हर एक स्पोर, ईच स्पोर डेवलप न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी स्पोर रिलीज हुए हैं कहां से? इस कवरिंग से, ये कहलाता है जिम्यूल। इसी कवरिंग को ब्रेक किया, और ब्रेक कर कर ये सारे स्पोर बाहर निकले, और हर एक स्पोर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी रखता है। ठीक, तो इतनी प्रॉपर्टी होती है जिम्यूल फॉर्मेशन में। तो अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताएं कि वो कई सारे मेथड को अप्लाई करता है, जैसे ग्राफ्टिंग होता है, कटिंग होता है, लेयरिंग होता है, माइक्रो प्रोपगेशन होता है। तो उसी प्रोसेस के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जितने भी हायर प्लांट है जनरली हम उन्हीं में देखते हैं। ठीक है, और हायर प्लांट में 3 पार्ट होता है, एक स्टेम होता है, एक रूट होता है, और एक लीफ होता है। तो स्टेम के थ्रू कैसा प्रोपगेशन होता है, रूट के थ्रू कैसे प्रोपगेट करते हैं, या लीफ के थ्रू कैसे प्रोपगेट करते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, इसमें कई सारे मेथड होते हैं, बाय मेनी मेथड्स हम बता चुके हैं। पहला कटिंग, कटिंग के थ्रू सिंपली तुम लोग देखे होंगे कि जो गन्ना होता है, ठीक है, शुगर केन, उसको हम क्या करते हैं, कट कर कर जमीन में लगा देते हैं, और उससे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। उसी तरह आलू को सेम प्रोसेस के थ्रू, तो कटिंग में हम क्या करते हैं, किसी पार्ट को कट करते हैं और उसको प्रोपगेट करवाते हैं। तो ये कहलाता है कटिंग मेथड। इसके बारे में बहुत ज्यादा लिखना नहीं। दूसरा है लेयरिंग। पहले ये पूछता था, अब नहीं पूछता। अब सिंपली कभी गलती से पूछ दिया तो पूछ दिया, लेकिन अब बहुत कम ये पूछता कि कटिंग मेथड क्या होता है, लेयरिंग मेथड क्या होता है, उसके अलावा ग्राफ्टिंग मेथड क्या होता है, माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है। तो ये पहले पूछता था, अब बहुत कम पूछता है। अगर पूछ सकता है तो माइक्रो प्रोपगेशन केवल पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा है लेयरिंग। लेयरिंग में हम क्या करते हैं, मान लो ये कोई प्लांट है, इसका एक स्टेम पार्ट है, इसको हम क्या करते हैं, जमीन से टच करवाते हैं और इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं।
तो मिट्टी डाल देते हैं तो यहाँ से रूट रिलीज होता है, फिर बाद में इस सिस्टम को कट करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं लेयरिंग मेथड। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है तीसरा ग्राफ्टिंग मेथड। ग्राफ्टिंग में तुम लोग सुने होंगे कि एक प्लांट्स है, मान लो ये प्लांट्स है किसी चीज का, कोई भी एनी प्लांट, मान लो प्लांट ए है, ठीक है, और एक प्लांट बी है, ठीक है, ये प्लांट बी है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस प्लांट के किसी भी पार्ट को कट करेंगे। मान लो इसका स्टेम कट किए, इसका भी स्टेम उसी फॉर्म में कट किए, और कट कर कर इतना पोर्शन को हम रिलीज करवाते हैं, और इसका जो ये पार्ट ऊपर वाला कट है इस पर यहाँ पर प्रोपेगेट करवाते हैं। तो अब क्या होगा कि इसमें ये अटैच हो गया, और अटैच होकर इसको हम क्या करते हैं, बांध देते हैं। ठीक, ये जनरली बहुत ज़्यादा यूज होता है किसानों के थ्रू। होता क्या है कि जैसे सिंपल सा दशहरी और देसी आम है, इस समय आम का सीजन चल रहा है, तो दशहरी और देसी में दो प्रॉपर्टी होती है। देसी आम जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दशहरी आम में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो दशहरी आम है और देसी आम है, इन दोनों को हम चाहेंगे कि इन दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ रहे, कि स्ट्रेंथ भी रहे और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, देसी आम को भी लगाएंगे और दशहरी आम को भी, और दोनों को जोड़ देंगे, जोड़कर बांध देंगे। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये इससे अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, तो दोनों का हमें फायदा मिल रहा है। तो ये आता है ग्राफ्टिंग। और जो नेक्स्ट है माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, चौथा है माइक्रो प्रोपगेशन। देखो ये कई जगह आएगा, अभी तुम लोग जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर भी आएगा। तो माइक्रो प्रोपगेशन में करते क्या है, माइक्रो मतलब स्मॉल, प्रोपगेशन मतलब पार्ट को चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम करते क्या है कि किसी भी पार्ट को लेते हैं प्लांट का, जैसे स्टेम ले लिए या लीफ ले लिए या रूट ले लिए, तो स्मॉल पीस ऑफ प्लांट पार्ट को लिए, ठीक, स्मॉल पीस लिए प्लांट के पार्ट को। अब इस स्मॉल पीस को हम कहते हैं एक्सप्लांट। ठीक है, एक्सप्लांट इसलिए कहते हैं कि इसका किसी भी पार्ट से हम ले सकते हैं, स्टेम से भी ले सकते हैं, रूट से भी ले सकते हैं और लीफ से भी। कोई एक पार्ट के प्लांट के पार्ट को कट करते हैं और उसी को नाम देते हैं स्मॉल एक्सप्लांट। ठीक, अब इस एक्सप्लांट को हम क्या करते हैं, कल्चर सॉल्यूशन में ग्रो करवाते हैं। ठीक है, और कल्चर सॉल्यूशन में दो हार्मोन रहते हैं, एक कहलाता है जिब्रेलिन और दूसरा ऑक्सिन, नहीं सिंपली दो हार्मोन रहते हैं, एक ऑक्सिन रहता है और दूसरा साइटोकाइनिन। ठीक है, ये दो हार्मोन को हम डालते हैं। अब देखो होता क्या है कि तुम लोग पढ़े होगे 11th में कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो हार्मोन में जो ऑक्सिन होता है ये रूट बनाता है, और साइटोकाइनिन जो होता है ये सूट बनाता है। तो अब क्या करेंगे, इस कल्चर सॉल्यूशन में डालें तो होगा क्या, जो एक्सप्लांट है ये अनडिफरेंशिएटेड होगा। ठीक है, ये अनडिफरेंशिएटेड हो गया।
देखो डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड में क्या फर्क है। जैसे हम कह रहे हैं कि ये एक्सप्लांट मान लो रूट का है, ठीक है, ये एक्सप्लांट रूट का है, तो अब जो एक्सप्लांट नॉर्मल अगर हम ग्रो करवाएं तो वो आगे चलकर रूट बनाए, तो वो कहलाता है डिफरेंशिएटेड पार्ट। लेकिन अगर ये रूट को हम इस सॉल्यूशन में डालें और आगे चलकर कोई भी पार्ट को हम बना सकते हैं, चाहे वो लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, तो ऐसे कंडीशन या ऐसे सेल्स को हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को ही हम नाम देते हैं कैलस। अब सॉरी, अब देखो ये कैलस है, और हमें अगर कोई भी प्लांट का पार्ट हमें डेवलप करवाना है तो हम क्या करेंगे, इसी हार्मोन को चेंज करेंगे। ये हार्मोन आगे चलकर रूट बनाता है और ये हार्मोन आगे चलकर सूट बनाता है। तो अगर हम कैलस को आगे चलकर रूट बनवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, और सूट बनाना है तो हम क्या करेंगे, अगर रूट बनाना है तो ऑक्सिन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे और साइटोकाइनिन के, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीके बोलते हैं, साइटोकाइनिन के कंसंट्रेशन को कम कर देंगे। अगर सूट बनाना है तो इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, ऑक्सिन के कंसंट्रेशन को कम करेंगे और साइटोकाइनिन के कंसंट्रेशन को ज़्यादा करेंगे। और ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैलस को हम क्या कहते हैं। पहला अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, इसको मास ऑफ सेल्स बोलोगे, ठीक है, और उसी को कैलस कहते हैं। और कैलस से अगर हमें रूट बनाना है तो किस हार्मोन को ज्यादा रखेंगे, और सूट बनाना है तो किस हार्मोन को ज्यादा रखेंगे, तो ये पूछ चुका है, तो इतनी प्रॉपर्टी याद रख लें। अब हम पढ़ेंगे कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 3 पार्ट हम यूज करते हैं, या तो स्टेम यूज करते हैं, या तो रूट यूज करते हैं, या तो लीव्स, ठीक है। ये तीनों में से किसी एक पार्ट को यूज करते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम परफॉर्म करवाते हैं। तो जब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं स्टेम के थ्रू, रूट के थ्रू या लीफ के थ्रू, तो उसका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। अब उसी के नाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। अब हम पढ़ते हैं किस पार्ट से कैसे होता है और उसका क्या नाम होता है। जैसे पहला हम स्टार्ट करते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम देखो जब रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें कई सारे पार्ट का फॉर्मेशन करता है। तो उस पार्ट में जैसे सबसे पहला है बल्ब का फॉर्मेशन। तुम लोग प्याज को देखे हो, प्याज जो होता है वो मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, और इसी का साइंटिफिक नेम होता है एलियम। उसी तरह टूलिप, ठीक है, ये लहसुन का साइंटिफिक नेम। दूसरा है रनर। देखो रनर, स्टॉलन और ऑफसेट, ये तीनों चीज पूछ चुका है कि रनर, स्टॉलन और ऑफसेट में कौन सा एग्जाम्पल आता है। तो रनर में साइनोडॉन, दूब ग्रास, दूब वाली जो घास होती है उसी को हम रनर के फॉर्म में देखते हैं। रनर मतलब क्या होता है, चलना, ठीक है। तो दूब ग्रास को देखोगे तो जमीन से ऐसे एकदम सटा हुआ चलता है, ठीक, उसी को हम कहते हैं साइनोडॉन। और दूसरा एग्जाम्पल याद रख लेना ऑक्सैलिस, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल आते हैं रनर के। नेक्स्ट आता है ऑफसेट। ऑफसेट में आइकॉर्निया पिस्टिया, जिसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि टेरर ऑफ बंगाल क्या होता है और इसको क्यों ऐसा कहा गया, ठीक है। और इसमें जब देखोगे तो ये एक्वेटिक प्लांट होता है, ये वाटर है, और ये मार्सेलिया आइकॉर्निया। तो आइकॉर्निया को जब देखोगे तो इसके ऊपर एक, अरे तुम लोग देखे होगे गंगा जी के किनारे में,
तो देखे होगे कई सारे प्लांट ऐसे फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं आइकॉर्निया पिस्टिया। ये इसको दूसरा नाम देते हैं टेरर ऑफ बंगाल। इसका इसलिए नाम देते हैं क्योंकि ये बंगाल में इतना तेजी से ग्रो किया कि जिस पानी पर यह ग्रो किया वहाँ से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट बहुत तेजी से सक करने लगा, जिससे कि वो प्लांट जो वहाँ के नेटिव प्लांट थे उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिला नहीं, उसके अलावा उसमें जो जीव जंतु रहते थे उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिला और जिससे कि वो मरने लगे। ठीक है, इसी के कारण इसको कहा गया टेरर ऑफ बंगाल। ठीक, नेक्स्ट आता है राइजोम। राइजोम जो होता है इसका एग्जांपल जिंजर, मार्सिलिया, मूसा। मूसा हम बता चुके हैं साइंटिफिक नेम बनाना का होता है। और जिंजर को तुम लोग अदरक तो देखे ही होंगे। अदरक एक मार्सिलिया प्लांट होता है जो एक्वेटिक फर्न है। इसको देखोगे तुम लोग गढ़ई उड़ई में देखे होगे कि छोटे छोटे प्लांट होते हैं और 4 लीफ छोटे छोटे इस तरह से, इसी तरह से लीफ होता है, ऐसे ऐसे रहता है। गढ़ई में ऐसे ही छोटा छोटा रहता है। ठीक है, इतना छोटा छोटा रहेगा कि तुम लोग इजीली पकड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन लीफ को तुम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि 4 पार्ट में दूर से देखकर। जब पास से देखोगे तो वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। उसी को हम नाम देते हैं मार्सिलिया, जो एक्वेटिक फर्न होता है। अब इसके बाद कॉर्न आता है। कॉर्न में कंडेंस स्टेम होता है। स्टेम जब एक तरह से एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसी को कहते हैं कंडेंस फॉर्म, और इसका एग्जांपल आता है कोलोकैसिया। ठीक है, कोलोकैसिया कुछ लोग खाए भी होंगे और उसका बारा ओरा बनता है गांव में। और अरुई नाम सुने हो ना, अरुई, उसी को कहते हैं कोलोकैसिया। ठीक है, तो कोलोकैसिया जो होता है वो कॉर्न होता है और ये कंडेंस स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट होता है ट्यूबर। ट्यूबर सब लोग पढ़े होंगे, सोलैनम ट्यूबरोसम। सोलैनम ट्यूबरोसम साइंटिफिक नेम होता है पोटैटो का। इसमें देखते हो कई सारे आई बर्ड पाए जाते हैं। आई आँख की तरह होता है, जिसको कहते हैं गांव में आँखा। उसी के थ्रू नया प्लांट जर्मिनेट होता है। और लास्ट होता है स्टॉलन। ठीक है, स्टॉलन में मिंथा आता है या मिंथ, जिसको पिपर मिंट बोलते हैं। तो स्टॉलन और रनर में एक कॉमन डिफरेंस है। स्टॉलन का जो पार्ट होता है वो आर्क होता है, एक मतलब घेरा बना कर जाता है, जबकि रनर का ऐसा नहीं होता, ये सीधी लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक, यही मेजर डिफरेंस होता है कि ये आर्क बनाता है और ये सीधी लाइन में ट्रेवल करता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीफ, स्टेम हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे रूट के बारे में, कि रूट में कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। देखो ये सब बस नाम याद रख लेना और एग्जाम्पल याद रख लेना, इसमें बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, सिर्फ तुमको मिलान करने के लिए दे देता है एक क्वेश्चन कभी कभी, और नहीं तो नहीं पूछता है। दूसरा है स्टेम के थ्रू, दूसरा रूट के थ्रू। रूट में तुम लोग जैसे पोटैटो पढ़े हो उसी तरह एक स्वीट पोटैटो होता है। इसी को नाम देते हैं आइपोमिया बटाटा। ठीक है, इसी को कन्ना भी गांव में नाम देते हैं, जो जुठवन या एक कोई त्यौहार होता है। ठीक है, बसियौरा। ठीक है, गांव में बोलते हैं बसियौरा, उसी के दिन ये बनता है। ठीक है, कन्ना और सिंघाड़ा। तो ये जो रूट का मॉडिफिकेशन होता है, जो स्वीट पोटैटो होता है, ये रूट का मॉडिफिकेशन होता है। इसके अलावा कई सारे और प्लांट हैं, जैसे डलबर्जिया सिसु, या इसी को नाम देते हैं सीसम। ठीक है, डलबर्जिया सिसो या इसी को नाम देते हैं सीसम।
शीशम देखते हो ना, उसका रूट जो होता है कहीं पर भी ग्रो कर जाता है। अगर काट दो तो अगर रूट वहाँ पर रुक गया है तो समझ लो वहाँ से एक नया शीशम का प्लांट डेवलप हो जाएगा। इसी तरह एक प्लांट और होता है एस्पैरागस। ठीक है, ये भी उसी का रूट का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, उसी तरह एक और होता है, नाम होता है डहेलिया प्लांट। देखो इसमें बस हमें एग्जाम्पल याद रखना कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, रूट में क्या हो सकता है, स्टेम में कितने टाइप के होते हैं और उसका क्या क्या एग्जाम्पल होता है, बस यही याद करना है। ये रटने वाला पोर्शन, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा समझना नहीं, सिर्फ याद कर लेना 2 पॉइंट, रनर और स्टॉलन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और सबका एग्जाम्पल क्या होता है, इतना अगर याद रहेगा तो इसका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक, और लास्ट आता है ब्रायोफिल्लम या लीफ का मॉडिफिकेशन। लास्ट आता है लीफ मॉडिफिकेशन। सिंपली लीफ। तो लीफ में एक एग्जांपल अभी हम बताएं, ब्रायोफिल्लम। ठीक है, ब्रायोफिल्लम जो होता है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे इसके लीफ का, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और अगर इसके लीफ को देखो तो इसके लीफ में होता क्या है, इसके लीफ में होता क्या है कि जगह जगह पर कटा हुआ रहता है। ये जगह जगह पर कटा हुआ है, और जहाँ जहाँ पर कटा हुआ है उसी को हम कहते हैं नॉच। ठीक है, नाच नहीं, नॉच। और हर एक नॉच पर एक बड होता है, और यही बड जब लीफ ये डिटैच होगा प्लांट से तो ये जमीन पर आएगा और हर एक बड एक नया प्लांट को जर्मिनेट कराएगा। हर एक बड एक नए प्लांट को डेवलप करवाएगा, ऐसे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है ब्रायोफिल्लम की। उसी तरह एक और एग्जांपल होता है बिगोनिया। बिगोनिया, ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल याद रख लेना, और यही होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद। तो हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़े हैं, पहला कि उसका कैसे मॉडिफिकेशन होता है या किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करता है, या तो कटिंग मेथड, या तो लेयरिंग, या तो इसका या तो माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, इस फॉर्म में होता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम 3 पार्ट यूज कर सकते हैं, या तो स्टेम, या तो लीफ, या तो रूट। स्टेम में कई सारे फॉर्म हैं और सबका एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे बल्ब हो गया, रनर हो गया, ऑफसेट हो गया, स्टॉलन हो गया, उसके अलावा ट्यूबर हो गया, राइजोम हो गया, तो ये सब हो गए। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग याद कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम पढ़े थे कि रूट के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन करता है। तो रूट में हम 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं, उस एग्जाम्पल को याद कर लेंगे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस, डहेलिया और शीशम। ठीक है, उसी तरह लीफ में 2 एग्जाम्पल याद रख लेना, ब्रायोफिल्लम और बिगोनिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, याद रहेगा। और सिर्फ एक जगह याद ज़्यादा ध्यान देना कि रनर और स्टॉलन में क्या डिफरेंस है। जो रनर होता है वो किसका कैसे ग्रो करता है, हॉरिजेंटली ग्रो करता है, जबकि स्टॉलन एक आर्क बनाता है। ठीक है,
स्टॉलन क्या हुआ, एक आर्क बनाता है, और रनर क्या होता है, हॉरिजेंटल सरफेस से अटैच होकर ग्रो करता है। बस इतना ही प्रॉपर्टी याद करना। अब ये हो गया रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म करेगा तो उसमें केवल गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, और उसी के थ्रू सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जब सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं और किस तरह के मॉडिफिकेशन शो करते हैं। तो हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा हिंट देंगे या थोड़ा सा जनरल फीचर बता देंगे कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है और उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक, तो इतनी प्रॉपर्टी याद कर